नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही है। तो आज के वीडियो में हम लेके आए हैं आपके कक्षा 10 की जो विज्ञान में हम जीव विज्ञान पढ़ रहे थे। तो उसमें हम सभी अब जो आपका चैप्टर नंबर शायद 5 है, तो इसमें जीव जनन कैसे करते हैं। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से कम आपको 7 या 8 नंबर में मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। तो जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जीव जनन कैसे करते हैं। तो इस चैप्टर में आप जनन की आवश्यकता, जनन के मूल तत्व, इसके साथ ही साथ जनन के प्रकार, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, मानव में लैंगिक जनन, इन सभी के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे कि जनन की आवश्यकता क्या है और जीव जनन कैसे करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं सीधे टॉपिक पर कि क्या है आज का मुख्य टॉपिक। बढ़िया से देखिए, पूरा वीडियो देखें, स्किप ना किया करें। और जब भी आप वीडियो देखने बैठे तो हमने बताया आपको कि कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठें, जिससे ये नोट्स आपको आने वाले एग्जाम में काम आएंगे। चलिए चलते हैं, क्या है देखते हैं। पहले तो आपको ऐसे ही हम बता दें कि जनन है क्या। तो प्रकृति के नियमानुसार प्रत्येक जीव कुछ निश्चित समय तक जीवित रह सकता है, कि प्रकृति के नियमानुसार प्रत्येक जीव कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रह सकता है। ये तो आपको सभी को पता है कि इस पृथ्वी पर जो भी जन्म लेगा उसे नष्ट यहीं पर होना है, वो चाहे कुछ भी हो। कि इस पृथ्वी पर अगर आप पैदा होंगे तो नष्ट भी इसी पर होना है। हाँ, बस ऐसा है कि कुछ निश्चित समय पश्चात, कि कोई 5 साल में नष्ट होता है, कोई 10 साल में नष्ट होता है, कोई 20 साल में, कोई 50 साल में, कोई 60 साल में, कोई 100 साल में, या 200 साल में, 300 साल में। लेकिन निश्चित ये है कि अंत उसका यहीं पर होना है, ये कन्फर्मली है कि हम अगर इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो नष्ट भी हमें यहीं पर होना है, अंत भी हमारा इस पृथ्वी पर ही होना है। तो ये तो कन्फर्मली आप सभी को पता है कि प्रकृति के नियमानुसार प्रत्येक जीव कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रह सकता है। तो जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक का काल उसका जीवन काल कहलाता है। क्या बताया हमने कि जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक का काल उसका जीवन काल कहलाता है। अब प्रत्येक जीव को अपनी जाति की निरंतरता, अब कोई जीव है और उसकी जाति, जैसे मानव ही है, हमें भी अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए संतानें उत्पन्न करनी होती हैं। इसी प्रकार प्रत्येक जाति है, अब वो चाहे जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, कोई सही, एनीबडी एट ऑल, कोई, सभी को अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन अति महत्वपूर्ण है। और जनन अगर नहीं होगा तो एक निश्चित समय बाद उस प्रजाति की विलुप्ति निश्चित है, क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया कि प्रकृति के नियमानुसार प्रत्येक जीव कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रह सकता है। और जब निश्चित समय के पश्चात जब आप जनन करेंगे नहीं, बच्चे पैदा करेंगे नहीं, संतान उत्पन्न करेंगे नहीं, तो क्या होगा कि हमारे बाद अंत होगा। क्या होगा कि हमारी जात का अंत होगा। तो यह अति आवश्यक है कि प्रत्येक जीव, वनस्पति या प्राणी अपने ही समान जीवों को जन्म दे। तो जीवों में होने वाली वह प्रक्रिया, जीवों में होने वाली वह प्रक्रिया
जिसके अंतर्गत जीव अपने ही समान कि जिसके अंतर्गत जीव अपने ही समान दूसरे जीवों को जन्म देता है, क्या कहलाएगी? जनन कहलाती है। क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। और यह जीवों की मूलभूत विशेषता है। क्या है? मूलभूत विशेषता है। चलिए देखिए, जीवन काल क्या है वो अभी आपको हमने समझाया है। अब प्रकृति के अकॉर्डिंग जो बताया भी कि प्रत्येक जीव कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रह सकता है और जीव के जन्म से मृत्यु तक का काल उस जीव का जीवन काल कहलाता है। अब जनन, तो जनन अभी आपको हमने समझाया कि जीवों में होने वाली वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव अपने ही समान दूसरे जीवों को जन्म देता है, जनन कहलाता है। इसे आप प्रजनन भी कह सकते हैं। जनन और प्रजनन, कि अपने जैसी संतान की उत्पत्ति करना जनन या प्रजनन कहलाता। यह जीवों की मूलभूत विशेषता है। जीवों की मूलभूत विशेषता है। आप देखिए जनन की आवश्यकता। तो जनन हमने आवश्यकता क्या है हमने अभी आपको बताया कि मुख्य आवश्यकता अपनी जात की निरंतरता बनाए रखना। तो जनन की सबसे अधिक आवश्यकता और उपयोगिता कि किसी विशेष जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए है। नंबर 2 कि जनन द्वारा जीव अपने समान लक्षणों वाले जीव उत्पन्न कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट रहेगा कि जीवों के आनुवंशिक लक्षण उनकी संतानों में वंशागत होते हैं, इसी कारण संतानें जनकों के समान होते। तो ये रही आपकी जनन की आवश्यकता। तो प्रकृति के नियमानुसार ये सभी आप नोट कर ले जाएं। हमने समझाया आपको कि जब भी वीडियो देखा करें तो कॉपी पेन साथ में लेकर बैठें और ये नोट्स जरूर बनाएं, जिससे आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ही सहायता मिलेगी कि कौन सा टॉपिक हमें किस प्रकार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कैसे पूछा जा सकता है। तो आप नोट्स जरूर बनाते रहें। जीवन काल, तो जीवन काल अभी आपको बता ही दिया हमने कि प्रकृति के नियमानुसार प्रत्येक जीव कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रह सकता है। जीव के जन्म से मृत्यु तक के समय को बोला जाता है जीवन काल। इसी प्रकार जनन, तो जीवों में होने वाली वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव अपने ही समान दूसरे जीवों को जन्म देता है, जनन कहलाता है। यह जीवों की मूलभूत विशेषता है। अब जनन की आवश्यकता, तो जनन की सबसे ज्यादा आवश्यकता और उपयोगिता किसी जाति विशेष की निरंतरता बनाए रखने के लिए है। नेक्स्ट है आपका जनन द्वारा जीव अपने समान लक्षणों वाले जीव उत्पन्न कर सकते हैं। अगला है जीवों के आनुवंशिक लक्षण उनकी संतानों में वंशागत होते हैं, इसी कारण संतानें जनकों के समान होते हैं। चलिए अगला देखिए, अब विभिन्नताएं। तो विभिन्नताएं देखिए, जीवों की आकार की और शरीर की। जीवों की आकार की एवं शरीर की में उत्पन्न परिवर्तन ही विभिन्नताएं कहलाती हैं। ये जैव विकास में उपयोगी व आवश्यक होती है। ये दो प्रकार की होती है। तो विभिन्नताएं तो कन्फर्मली है कि आकार और शरीर के जो उत्पन्न परिवर्तन है, हमारा शरीर है अब मेरे मम्मी पापा जैसा होगा तो समानता होगी, और कुछ अलग रहेगा तो क्या होगी? विभिन्नता होगी। वो अलग तो हो ही जाता है, कुछ ना कुछ डिफरेंट हो ही जाएगा। ये आकार है या अन्य कोई हाथ पैर आंख मुख कुछ में कि रंग में परिवर्तन है, तो ये सब क्या है? विभिन्नताएं तो है। अब ये दो प्रकार की होती है, पहली होती है आपकी उपार्जित, दूसरी होती है वंशागत। अब उपार्जित में क्या है कि ये वातावरणीय कारक जैसे प्रकाश है ताप है जल आदि के कारण होती है, तो ये उसी जीव की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है, अर्थात वंशागत नहीं होते। अब जैसे देखिए उपार्जित, हम आपको एग्जाम्पल बतौर समझाएं कि कोई मनुष्य जैसे प्रारंभिक समय में जैसे
इधर कोई ठंडे मौसम में रह रहा है शुरू से। अब जनन काल के दौरान जो गर्भावस्था का काल होता है, वही मनुष्य आके किसी गर्म मौसम में रहने लगे, जहां पर धूप अधिक होती हो, गर्मी अधिक होती हो, तो उसमें क्या होगा कि जो उसकी संतान उत्पन्न होगी, वो उस मौसम के अकॉर्डिंग ही उत्पन्न होगी। और उस मौसम के अकॉर्डिंग, अब जैसे आप सर्द वाले मौसम में रह रहे हैं जहाँ ठंडा रहता है, तो वो संतान कैसी होगी? गोरी होगी आपकी। अब वही आप गर्म वाले मौसम में जहाँ धूप अधिक रहती है, तो वहां पर कैसी हो जाएगी? काली हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? उपार्जित लक्षण हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? उपार्जित। हाँ, उसी संतान की मृत्यु के साथ वो लक्षण आपका वहीं पे खत्म हो जाएगा। कि ये कहो कि आप वो वंशागत है या दूसरी पीढ़ी में जाएगा, नहीं, उसी के साथ वो लक्षण आपका वहीं पर खत्म हो जाएगा। अब लिखा है कि प्रकाश है, ताप है, जल। प्रकाश का भी इफेक्ट रहता है, ताप का भी इफेक्ट रहता है, और जल का तो रहता ही रहता है। या अन्य भी इफेक्ट रह सकते हैं कि उस प्रभाव के कारण उसमें कोई अदर विभिन्नता उत्पन्न हो सकती है। दूसरा आपका वंशागत। तो वंशागत क्या है कि ये विभिन्नताएं जो आपकी अधिकांशतः जनन कोशिकाओं में उत्पन्न होती हैं, और ये या तो जीव के डीएनए संरचना में उत्पन्न परिवर्तन, या अब समाप्त उत्परिवर्तन के कारण विकसित होती हैं। ये विभिन्नताएं ही जैव विकास का मुख्य आधार होती हैं। तो वंशागत आपको पता है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी, मम्मी पापा से हमें, हमसे हमारी संतान में, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। अब विभिन्नताओं का महत्व। तो विभिन्नताओं का महत्व देखिए, यह पर्यावरणीय परिवर्तनों के लिए पूर्व अनुकूलन का कार्य करती हैं। अब पर्यावरणीय परिवर्तन के पूर्व अनुकूलन का कार्य, अब पूर्व अनुकूलन का कार्य क्या है कि हमें उसी माहौल में हम उत्पन्न हुए हैं। जैसे हमें गर्मी का पूर्व अनुमान हो जाता है, सर्दी का पूर्व अनुमान हो जाता है, बरसात का पूर्व अनुमान हो जाता है, या जो बसंत ऋतु आती है उसका। तो यह पर्यावरणीय परिवर्तनों के लिए पूर्व अनुकूलन, वो हमें सब पहले से ही किससे मिलता है? माता पिता से। किससे मिलता है? माता पिता से। नेक्स्ट है, देखिए कि ये जाति का अस्तित्व बनाए रखने में सहायक होती हैं। अगला पॉइंट रहेगा आपका कि इनके द्वारा नए लक्षणों का विकास होता है, और ये जाति निर्माण में सहायक होते हैं। किसमें? जाति निर्माण में सहायक होते हैं। तो भाई स्क्रीन पे देखिए, थ्योरी लिखिए, आपके सामने है। लिखा है कि जीवों की आकार की और शारीरिकी में उत्पन्न परिवर्तन ही विभिन्नताएं कहलाती हैं। ये जैव विकास के लिए उपयोगी व आवश्यक हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। अब एक है उपार्जित, दूसरी है वंशागत। तो उपार्जित आपको बताया कि ये वातावरणीय कारकों जैसे प्रकाश, ताप, जल आदि के कारण उत्पन्न होती हैं। ये उसी जीव की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है, अर्थात वंशागत नहीं होती। ठीक, वंशागत नहीं होती हैं। अब जो वंशागत है, तो ये आनुवांशिक विभिन्नताएं जो अधिकांशतः जनन कोशिकाओं में उत्पन्न होती हैं, ये या तो जीव के डीएनए जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल की संरचना में उत्पन्न परिवर्तन, या अकस्मात अचानक उत्परिवर्तन के कारण विकसित होती है। तो ये विभिन्नताएं ही जैव विकास का मुख्य आधार होती हैं। अब विभिन्नताओं का महत्व आपसे पूछ दिया जाता है, तो विभिन्नताओं के महत्व हमने लिख रखे हैं कि यह पर्यावरणीय परिवर्तनों के पूर्व अनुकूलन का कार्य करती हैं। ये जाति का अस्तित्व बनाए रखने में सहायक होती हैं। इनके द्वारा नए लक्षणों का विकास होता है, और ये जाति निर्माण में सहायक होती हैं। चलिए नेक्स्ट। अब जनन के प्रकार, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, जनन के प्रकार। तो जनन की प्रक्रिया मुख्यतः दो प्रकार से रहती है, दो प्रकार की होती है। दो प्रकार का जनन पाया जाता है, एक लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। लैंगिक और अलैंगिक। तो अलैंगिक जनन देखिए, इस प्रकार के जनन में विशेष जनन कोशिकाओं के बिना ही एक जनक द्वारा नई संतान का निर्माण होता है। इसके फलस्वरूप जो संतान का निर्माण होता है, वह आनुवांशिक रूप से पूरी तरह जनक के ही समान होती है।
तो इसमें देखिए अलैंगिक जनन में केवल और केवल आपको एक ही जो होता है जनक वो एक ही रहता है। अलैंगिक जनन में ध्यान रखना है कि जो जनक है वो एक ही होता है। जो लैंगिक जनन है उसमें दो होते हैं, एक नर होता है और एक मादा। तो देखिए इस प्रकार के जनन में क्या होता है कि बिना किसी जनन कोशिका के, विशेष कोई कोशिका नहीं होती है इसमें, कि एक जनक द्वारा नई संतान का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप जिस संतान का निर्माण होता है वह अपने आनुवंशिक रूप से पूरी तरह जनक के ही समान होती है। ऐसी होती है जनक की समान। तो जंतुओं में अलैंगिक जनन बहुत आम नहीं होता है। यह केवल निम्न स्तर के जंतुओं जैसे अमीबा है, युगलिना है, पैरामीशियम इत्यादि में देखने को मिलता है। अब अलैंगिक जनन के लक्षण क्या हैं? तो देखिए इसमें संतान का एक ही जनक होता है। पहला लक्षण क्या रहेगा आपका? इसमें संतान का एक ही जनक होता है। नंबर 2 है कि इसमें नए जीव का जन्म केवल कायिक कोशिकाओं द्वारा होता है, या तो इसे हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? कायिक प्रजनन। ध्यान रखना है कि इसमें नए जीव का निर्माण कायिक कोशिकाओं द्वारा होता है, अतः इसे हम कायिक प्रजनन भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि इस प्रकार के जनन में कोशिकाएं समसूत्री विभाजन करती हैं। समान सूत्री विभाजन क्या होता है? समान सूत्री विभाजन करती हैं। नेक्स्ट है आपका कि इस प्रकार के जनन में युग्मकों का निषेचन नहीं होता है। युग्मकों का निर्माण या निषेचन नहीं होता है। तो ये तो रहा आपका लैंगिक जनन। आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमें इस प्रकार की दिक्कत है, तो सर हमें इस प्रकार से समझाएं, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि सर हमें इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक तो बनता ही बनता है। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये रहा आपका लैंगिक जनन। देखिए लिखा है स्क्रीन पे। हमने बताया कि आप नोट्स जरूर बनाते रहें प्लीज। नोट्स के बनाने से आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज्यादा फायदा होगी। देखिए वही लिखा है कि लैंगिक जनन। तो इस प्रकार के जनन में हमने बता दिया आपको कि विशेष जनन कोशिकाओं के बिना ही एक जनक द्वारा नई संतान का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप जिस संतान का निर्माण होता है वह आनुवंशिक रूप से पूरी तरह जनक के समान होती है। अब अलैंगिक जनन के लक्षण भी आपको लिखा दिए हमने। तो लक्षण क्या है आपके? इसमें नए संतान का एक ही जनक होता है। इसमें नए जीव का जन्म केवल कायिक कोशिकाओं द्वारा होता है। इस प्रकार के जनन में कोशिकाएं समसूत्री विभाजन करती हैं। इस प्रकार के जनन में युग्मों का निर्माण व निषेचन नहीं होता। चलिए नेक्स्ट। अब अलैंगिक जनन के प्रकार। तो अलैंगिक जनन के प्रकार में देखिए पहला आपका है विखंडन, दूसरा खंडन, तीसरा मुकुलन, इसके बाद में कायिक प्रजनन, प्राकृतिक कायिक प्रवर्जनन, और उसके बाद है पत्ती द्वारा। तो पहले तो देखिए विखंडन वगैरह हम आपको समझा दे रहे हैं। तो विखंडन क्या है कि इस विधि में परिपक्व पादप विभाजित होकर दो कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है। कि जो पौधा है पूर्णतः परिपक्व है और वो विभाजित कितनी, दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। तो इसी क्रिया को हम बोलते हैं द्विविखंडन। क्या बोलते हैं? द्विविखंडन। इसमें सर्वप्रथम जो आपका है वो केंद्रक विभाजित होगा, बाद में कोशिका द्रव विभाजित होता है। तो कभी कभी केंद्रक अनेक बार विभाजित होकर अनेक खंडों में बट जाता है, अनेक खंडों में बट जाता है। तो यह क्रिया आपकी बोली जाती है बहुविखंडन। मतलब दो भागों में विभाजित होगा तो उसे द्विविखंडन, अधिक भागों में विभाजित होगा तो उसे बहुविखंडन कहते हैं। यह प्रक्रिया प्रायः प्रतिकूल परिस्थितियों में होती है। उदाहरण के लिए आपके जीवाणु हैं, युगलिना है, अमीबा है इत्यादि। इसके बाद में आपका खंडन। तो इस विधि में बहुकोशिकीय
जीव पूर्ण वृद्धि करके दो या दो से अधिक खंडों में टूट जाता है। इसके पश्चात प्रत्येक खंड वृद्धि करके पूर्ण जीव बना लेता है। एग्जाम्पल में आपका रहेगा स्पायरोगायरा है, राइजोपस है, यूलोथ्रेक्स है, हाइड्रा है, ये सभी। खंडन में क्या होता है कि ये अलग अलग हो जाते हैं। और मुकुलन, तो मुकुलन इस प्रक्रिया में देखिए जनन कोशिकाएं, जो ये प्रक्रिया है मुकुलन की, इस प्रक्रिया में जो जनन कोशिका है उसके ऊपर एक उभार सा बनता है, उभार, जिसे हम मुकुल कहते हैं। उभार देखा है, फोड़ा फुंसी जो हम लोगों के हाथ में होती है, तो उसी प्रकार का उभार होता है जो मुकुल कहलाता है। यह मुकुल धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और मार्त कोशिका जो मुख्य कोशिका है उससे अलग होकर एक स्वतंत्र पौधा बना लेता है। उदाहरण के लिए ईस्ट है, हाइड्रा है, इत्यादि है। इसके बाद में है पुनर्भवन, तो ये नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए ले लीजिए जल्दी स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट। ओके। कायिक प्रजनन या प्रवर्धन। अब कायिक प्रजनन में देखिए क्या है कि जैसे आपने देखे हैं पादप, गन्ना, गुलाब, अंगूर आदि को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसके द्वारा उगाए गए पादपों में बीज की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो लोग कृषि से जुड़े हैं, खेती से जुड़े हैं, उन सभी को पता है कि आपका जो खेत में गन्ना होता है, गुलाब किया जाता है, अंगूर, इन सभी की बेल या जो है इसमें बीज नहीं होते हैं। बेल लगाई जाती है, बेल या तना काट के लगा लिया जाता है, क्योंकि इसके द्वारा उगाए गए देखिए बीज की आवश्यकता नहीं होती है और जिसमें जीव द्वारा उगाए गए पादपों की अपेक्षा पुष्प व फल कम समय में ही आ जाते हैं, तथा यह पद्धति उन पादपों जैसे केला है, संतरा है, चमेली है, इन सभी को उगाने के लिए अति उपयोगी है। तो कायिक प्रजनन या प्रवर्धन आप सभी जानते हैं कि गन्ना से हम क्या करते हैं, गन्ना की जो भाग होता है तना वाला, उसे काट काट कर टुकड़ों में बांट कर उसे सही लगा देते हैं। इसी प्रकार गुलाब भी आप सभी देखा है कि तना को काट के हम उसमें ऐसा ही लगा देते हैं। अंगूर की बेल लगा लेते हैं, तो इनमें बीज की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार के प्रजनन को बोला जाता है कायिक प्रजनन या प्रवर्धन। तो ये पूछ लिया जाता है, इसे अच्छे से तैयार करें, 2 नंबर में पूछा जाता है। अब प्राकृतिक कायिक प्रजनन क्या है? तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन या प्रजनन देखिए, इस क्रिया में पादपों का कोई अंग या रूपांतरित भाग अपनी मूल पादप से अलग होकर एक नया पौधा बनाता है, एक नया। तो यह देखिए हमेशा अनुकूल परिस्थितियों में होगा, कुछ के अकॉर्डिंग उसे परिस्थिति मिले तभी होगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं होगा। आप कायिक अंगों से जनन के आधार पर देखिए जो आपका कायिक प्रजनन है वो कितने प्रकार का होता है। पहला है जड़ों द्वारा। तो जड़ द्वारा देखिए जिन जड़ों में भोजन संचय होता है, जिन पौधों की जड़ों में भोजन संचय होता है और जिन जड़ों पर अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं, कौन सी अपस्थानिक कलिकाएं उपस्थित होती हैं, तो अनुकूल परिस्थितियों में ये जो अपस्थानिक कलिकाएं हैं ये पादप का निर्माण करती हैं। किसका? पादप का। एग्जाम्पल बतौर आप सभी ने खेतों में देखा होगा शकरकंदी, जो शकरकंद है वो जड़ द्वारा ही होती है। किसके द्वारा? जड़ द्वारा उसका उत्पादन होता है। सतावर है, सतावर, जो भैंस को दवाई के रूप में दिया जाता है दूध बढ़ाने के लिए, दूध वृद्धि के लिए, तो सतावर भी आपका इसी प्रकार उगाया जाता है। अब इसके अलावा जो आपका पत्ती द्वारा होता है, कुछ में, कुछ पौधों में पत्तियों द्वारा होता है, तो इसमें आपका कुछ देखिए पत्ती द्वारा जो होता है बिग्नोनिया है, घाव पत्ता इत्यादि। कुछ मांसल पर्णों में भोजन संग्रह होता है। पत्ती में जब भोजन संग्रह होता है तो यह पर्ण कलिकाओं का निर्माण करती हैं तथा ये अनुकूल परिस्थितियों में नए पादप का निर्माण करती हैं। उदाहरण के लिए आपको ब्रायोफिल्लम, बेगनोनिया, घाव पत्ता। एक घाव पत्ता को हम ऐसे गांव देहात भाषा में बोलते हैं पतर चटा, जो पथरी के इलाज में काम किया जाता है, पतर चटा, तो उसी को बोला जाता है घाव पत्ता।
चलिए ये सब नोट कर लीजिए बढ़िया से। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन प्रवर्धन है आपका कायिक अंगों के जनन के आधार पर आपका जो जनन है, इसे देखिए इसके भाग, पहला जड़ों द्वारा और पत्ती द्वारा। इसमें आपका शकरकंदी शतावर है, इसमें जो ब्रायोफिल्म है, बिग्नोनिया है और घाव पत्ता इत्यादि। चलिए जल्दी से कीजिए नोट। नेक्स्ट, अब कृत्रिम जो कायिक प्रवर्धन है ये मानव निर्मित होता है। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन जो आपका लिखा है कि मानव द्वारा पादपों में कृत्रिम ढंग से किए गए कायिक जनन को बोला जाता है कृत्रिम कायिक जनन या प्रवर्धन। तो आज के वीडियो का ये अंतिम टॉपिक है। अब जो शेष रहेगा वो अगले वीडियो में मिलेगा आपको। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या है कि मानव द्वारा पादपों में कृत्रिम ढंग से किए गए कायिक जनन को हम कृत्रिम या कायिक प्रजनन या प्रवर्धन कहते हैं। अब इसमें देखिए कि क्या है, आप कलम लगाते हैं। कलम कलम देखिए कि पौधे के तना को काटकर हम उसकी कलम बना के उसे लगा लेते हैं। लिखा है कि इस विधि में अच्छे परिपक्व पादप की शाखाओं को काटकर भूमि में दबा दिया जाता है। इन शाखाओं पर कुछ कक्षस्थ कलिकाओं का होना आवश्यक है। ठीक है, कलिकाएं जो कक्षस्थ कलिकाएं हैं वो होना अति आवश्यक है। शाखा के भूमिगत भाग की पर्व संधियों से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। एग्जाम्पल बतौर अभी आपको बताया था, गुलाब है आपका, गन्ना है, गुलाब, गुड़हल है, बहुत और भी बहुत सारे पौधे हैं, इसमें स्पेशली गुलाब, गन्ना, गुड़हल आदि। अगला है कि दाब लगाना। तो दाब या पैबंद लगाना तो वह पादप जिनकी शाखाएं कठोर होती हैं, सरलता से कलम के रूप में प्रवर्धित नहीं होती हैं। तो इसलिए उपरोक्त पादपों में पादप की शाखा को कुछ भाग ऐसे छील लेते हैं और छीलने के पश्चात शाखा को भूमि में दबा देते हैं। कुछ समय पश्चात मृदा में दबे हुए भाग से क्या होगा, अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं। अब इस अवस्था में शाखा को जनक पादप से काटकर अलग कर लिया जाता है और फिर इसे हम मिट्टी में रोप देते हैं। एग्जाम्पल बताओ, नींबू है, चमेली है, अंगूर है इत्यादि। ठीक है, ये और एक पैबंद लगाना या रोपड़ होता है। इसमें भी आप कलम बना के बाद इसे तिरछा काट कर उसे जोड़ लेते हैं, तो वो होता है पैबंद लगाना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब इसके बाद आने वाले वीडियो में आप पढ़ेंगे कायिक जनन और लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के साथ साथ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो चलिए अब आज के वीडियो में बस इतना ही। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत,